छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 160 बड़े कैडर के नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर आई है। 3 दिनों के भीतर ही ये चौथा बड़ा आत्मसमर्पण है। सुकमा में 28, कांकेर में 50, गढ़चिरौली में 61 और अबूझमाड़ में 160 नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं। आत्मसमर्पण करते नक्सलियों के चेहरों पर खुशियां देखी जा सकती है, जैसे बरसों बाद बंदूक छोड़ अब उम्मीद थामी हो। मंच पर बैठे नेता अधिकारी भी हंसते हंसते इनसे बंदूक लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे बरसों का इनका काम पूरा हो गया हो। मगर सवाल अब भी यही है कि उन परिवारों का क्या, जिनके घरों में कभी खुशियों की गूंज थी मगर आज सन्नाटा पसरा होता है, जिनके अपने इन्हीं में से किसी नक्सली की गोली का शिकार बने। आत्मसमर्पण निसंदेह ही बदलाव की निशानी है, लेकिन इस बदलाव ने कई सवाल छोड़े हैं। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से इन दिनों जो खबरें निकल रही हैं, वे दशकों पुरानी हिंसा के अंधेरे में उम्मीद की कुछ हल्की रोशनी जैसी लगती है। जिन इलाकों में कभी गोलियों की आवाजें और धमाकों की गूंज ही आम थी, वहां अब आत्मसमर्पण की घोषणाएं सुनाई दे रही हैं। लाल झंडा उठाने वाले कई माओवादी अब लोकतंत्र की ओर लौट रहे हैं, हथियार छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये दृश्य केवल सुरक्षा व्यवस्था की सफलता नहीं, बल्कि एक समाज की आत्मा में चल रही लंबी लड़ाई का संकेत है। एक ऐसी लड़ाई जो बंदूकों से नहीं बल्कि विश्वास से जीती जा सकती है। इन आत्मसमर्पण को सरकार शांति की ओर ऐतिहासिक कदम कह रही है। सुरक्षा बल इसे वर्षों के संघर्षों का परिणाम मानते हैं और समाज का एक बड़ा हिस्सा राहत की सांस ले रहा है कि शायद अब उन इलाकों में बच्चे बिना डर के स्कूल जा सकेंगे, रास्ते फिर से खुलेंगे और गांव में शांति लौटेगी। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पक्ष भी है, वह दर्द, वह असहनीय पीड़ा जो उन परिवारों के भीतर आज भी जलती है, जिन्होंने अपने किसी प्रिय को इसी हिंसा में खोया। किसी माँ का जवान बेटा, किसी बच्चे का पिता, किसी आदिवासी बस्ती का मुखिया जो माओवादियों की गोलियों या विस्फोटों में मारा गया। उसके परिजन आज भी ये सवाल पूछते हैं कि जिन लोगों ने उनकी दुनिया उजाड़ी, वे अब बिना सजा पाए समाज में लौट सकते हैं। क्या ये न्याय है? ये प्रश्न केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, ये हर उस समाज का प्रश्न है जिसने हिंसा और शांति के बीच पुल बनाने की कोशिश की है। दुनिया के कई हिस्सों में जब सशस्त्र आंदोलन थमे हैं, तब यही नैतिक दुविधा उठी है। क्या हथियार छोड़ देना पर्याप्त है? क्या बंदूकें रख देने से बीते अपराध मिट जाते हैं? और क्या क्षमा बिना सत्य के संभव है? कोलंबिया का उदाहरण इस सवाल का एक गूढ़ उत्तर देता है। वहां दशकों तक चले फोर्स ऑफ कोलंबिया पीपल्स आर्मी के विद्रोह के बाद जब 2016 में शांति समझौता हुआ, तो सरकार ने आत्मसमर्पण करने वालों को दंड से राहत दी, लेकिन शर्त ये रखी कि वे अपने अपराधों को सत्य और क्षमा आयोग के सामने स्वीकार करेंगे। ये प्रक्रिया कठिन थी। कई पीड़ित परिवारों ने आंसुओं के साथ गवाही दी, कई पूर्व विद्रोहियों ने अपने किए पर शर्म जताई, पर इस सत्य के क्षण ने कोलंबिया को वह नैतिक साहस दिया जो केवल हथियारबंद जीत से नहीं मिलता। दक्षिण अफ्रीका में भी यही हुआ। अपार्थाइड के वर्षों की भयावह हिंसा के बाद वहां ट्रुथ और रिकंसाइलेशन कमीशन बनी। अपराधियों को क्षमा तभी दी गई जब उन्होंने अपने अपराधों को स्वीकार किया और पीड़ितों के सामने सच बोला। वहां न्याय दंड से नहीं बल्कि सत्य के प्रकाश से आया। नेल्सन मंडेला ने कहा था, क्षमा करना आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति दक्षिण अफ्रीका की शांति की नींव बनी। पड़ोसी देश नेपाल का अनुभव थोड़ा भिन्न था। वहां माओवादी आंदोलन के खत्म होने के बाद विद्रोही लोकतंत्र में शामिल हुए, संसद और संविधान सभा का हिस्सा बने। लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया था, वे आज भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। वहां राजनीतिक पुनर्वास तो हुआ, पर सामाजिक न्याय अधूरा रह गया। ये दिखाता है कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के पुनर्मिलन केवल आधा रास्ता होता है जो कभी न कभी फिर टूट जाता है। इसके उलट श्रीलंका में तमिल टाइगर्स की हार के बाद सरकार ने आत्मसमर्पण करने वालों के साथ संवाद की जगह दमन का रास्ता चुना।
नतीजा ये हुआ कि समाज में आज भी गहरी वैमनस्यता और अविश्वास बना हुआ है। वहां बंदूकें तो थम गई, लेकिन दिलों के बीच की खाई नहीं भर सकी। इन सब उदाहरणों के बीच छत्तीसगढ़ की स्थिति विशेष है। यहाँ की हिंसा केवल विचारधारा की उपज नहीं थी, ये दशकों की उपेक्षा, असमानता और अविश्वास का परिणाम भी थी। आदिवासी समाज, जो विकास और प्रशासन दोनों से कट गया था, माओवादी विचारधारा के प्रभाव में आ गया। अब जब वही लोग लौट रहे हैं, तो ये एक मानसिक और नैतिक यात्रा, जंगल से समाज तक, हिंसा से संवाद तक। परंतु इस यात्रा को सच्चा अर्थ तभी मिलेगा जब इसमें पीड़ितों की आवाज भी शामिल होगी। केवल पुनर्वास पैकेज या सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं। आत्मसमर्पण करने वालों को अपने अतीत का सामना करना होगा, अपराधों को स्वीकार करना होगा और समाज के सामने क्षमा मांगनी होगी। इसी तरह पीड़ित परिवारों को भी सुना जाना चाहिए, ताकि उनका दुख केवल आंकड़ों में न सिमट जाए, बल्कि न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा बने। औपचारिक सत्य और पुनर्मिलन आयोग जैसी संरचना भारतीय व्यवस्था में शायद व्यवहारिक न हो। ये देश अपने समाधान प्रायः औपचारिक ढांचों में नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों के भीतर खोजता है। यहाँ के गांव, पंचायतों और जनजातीय परंपराओं में वह क्षमता है जो सुलह और संवाद को जीवन देती है। यदि इन्हें सशक्त किया जाए तो वे समाज के अपने तरीके से पुनर्मिलन की प्रक्रिया चला सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आत्मसमर्पण को केवल प्रशासनिक घटना न माना जाए, बल्कि इसे सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। हर इलाके में समुदाय आधारित समितियां बनाई जा सकती हैं, जिनमें स्थानीय बुजुर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता, आत्मसमर्पण करने वाले और पीड़ित परिवार के साथ बैठे। ये भारतीय परंपरा की वही बैठक होगी जहां झगड़े अदालतों में नहीं, इंसानों के बीच सुलझाए जाते हैं। इन बैठकों में सजा नहीं, समझ की तलाश होनी चाहिए। साथ ही राज्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास जितने आवश्यक है, उतना ही जरूरी है उन परिवारों का पुनर्स्थापन जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। उन्हें केवल मुआवजे से नहीं, सम्मान और सुरक्षा से भी जोड़ा जाना चाहिए। जिन इलाकों में हिंसा ने जड़ें जमाई, वहां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की नई राहें खोलनी होंगी। बंदूकें वहीं उठती हैं जहां विश्वास मरता है, इसलिए शांति का सबसे स्थायी रास्ता शिक्षा और अवसरों से होकर ही जाएगा। जो लोग वर्षों तक बंदूक लेकर चले हैं, उनके लिए समाज में लौटना आसान नहीं। उन्हें अपराध बोध, असुरक्षा और पहचान की उलझनों से गुजरना होगा। उनके लिए किसी पैकेज या पेंशन से ज्यादा जरूरत है सम्मानजनक भूमिका की। उन्हें समुदाय के लिए काम करने, श्रमदान करने, स्कूलों या गांव के निर्माण में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। इससे वे माफ किए गए अपराधी नहीं, बल्कि सुधार और योगदान के प्रतीक बन सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का एक नैतिक आयाम भी है, स्मृति और क्षमा की संस्कृति। भारत में न्याय केवल अदालतों से नहीं, स्मृति से आता है। हमें हिंसा को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि याद रखना चाहिए, ताकि वह फिर से न दोहराई जाए। हर पीड़ित परिवार को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी पीड़ा अनसुनी नहीं रही। समाज में क्षमा तभी संभव है जब दर्द को स्वीकार किया जाए। ये स्वीकारोक्ति किसी औपचारिक आयोग से नहीं, बल्कि लोगों की बातों, सभाओं और साझा स्मरण से भी हो सकती है। मीडिया और नागरिक समाज को इस नाजुक दौर में अपनी भूमिका संवेदनशीलता से निभानी होगी। शांति की प्रक्रिया को केवल सरकारी सफलता या राजनीतिक बयान के रूप में नहीं, बल्कि मानव अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए। जब कोई माओवादी बंदूक छोड़कर लौटता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं लौटता, वह उस विश्वास का प्रतीक होता है जिसे हिंसा ने तोड़ दिया था। और जब कोई पीड़ित परिवार अपने भीतर थोड़ा भी क्षमा पाता है, तो वह समाज के पुनर्निर्माण की नींव रखता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लचीलापन है। ये समाज झटकों के बाद भी बार बार अपने को संभाल लेता है। छत्तीसगढ़ का ये दौर उसी लचीलेपन की अग्नि परीक्षा है। बंदूकें गिराना केवल शुरुआत है। सच्ची शांति तभी आएगी जब दिलों में भरोसा लौटेगा, जब हिंसा के निशान स्वीकारे जाएंगे और संवाद की भाषा फिर से बोली जाएगी। क्योंकि शांति किसी आदेश से नहीं आती, वह धीरे धीरे लोगों की जिंदगियों में उतरती है। शायद छत्तीसगढ़ के जंगलों में अब वही यात्रा शुरू हो रही है, जहां गोलियों की जगह शब्द ले रहे हैं और जहां इतिहास एक नई आवाज में खुद को लिखना शुरू कर रहा है, उम्मीद, क्षमा और भरोसे की आवाज में।